नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ सारे मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी, समीर चौगानकर साहब, आप सबका बहुत स्वागत। पहली खबर आज की जो इस वक्त अदालत में चल रही है और वो है महाराष्ट्र में बदलापुर के स्कूल में दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ। उसके पिता ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, मुंबई हाईकोर्ट में, और अदालत ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और सवाल पूछे हैं महाराष्ट्र पुलिस से। पूछा है, क्या आप नॉर्मली किसी को सर में गोली मारते हैं जब एनकाउंटर कर देते हैं, या हाथ पैर में गोली मारते हैं? चार पुलिस वाले मौजूद थे। आपको बता दूं, एनकाउंटर हुआ था और उसमें ये उस वक्त एनकाउंटर हुआ जब आरोपी को पुलिस वैन में ले जाकर पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। कहा यह गया था कि उसने पुलिस की बंदूक छीन ली, पिस्तौल छीन ली, उसको अनलॉक कर लिया और उसके बाद उसने फायर किया, जो गोली एक पुलिसकर्मी की जांघ में लगी। और रिटेलिएटरी फायर में, जवाबी फायरिंग में, एक पुलिस वाले ने गोली चलाई जो सीधे उसके सर में लगी। एक तरफ लगी, दूसरी तरफ से वो बाहर निकल गई। अस्पताल ले जाते अक्षय शिंदे नाम है इस आरोपी का, उसकी मौत हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ये पूछ रहा है, आप चार पुलिस वाले थे उस वैन के अंदर, क्या आप एक आदमी को ओवर पावर नहीं कर सकते थे? आप एक आदमी को के ऊपर काबू आप नहीं कर सकते थे? वो आदमी जो फायरिंग करने में, गोली चलाने में पूरी तरह अनट्रेन्ड था, जिसको गोली चलानी नहीं आती थी, इस पर यकीन करना मुश्किल है। और फिर जैसा मैंने कहा, अदालत ने पूछा है कि नॉर्मली ऐसे हालात में आप गोली कहां चलाते हैं? गोली आप सर पर मारते हैं या हाथ पैर पर गोली मारते हैं? तो इस एनकाउंटर पर पहले विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद अब हाईकोर्ट ये बड़े तीखे सवाल पुलिस से पूछ रहा है। आगे पूछा गया कि जब फायरिंग शुरू हुई तो दो पुलिस वाले वैन के पीछे की तरफ भागे और सामने सिर्फ संजय शिंदे ही थे, तो उस वक्त क्या उनका यही इंस्टेंट रिएक्शन था? वो व्यक्ति जिन्होंने गोली चलाई आरोपी के ऊपर, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं और कहा कि आपको ओवर पावर करना चाहिए था, आपने सर में गोली कैसे मार दी? इसको हम एनकाउंटर कह ही नहीं सकते। ये एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। और क्या बातें चल रही हैं और इस एनकाउंटर का मामला कितना बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बन गया है? राजेश कुमार हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, अदालत ने बड़े तीखे सवाल पूछे, जरा बताइएगा क्या कुछ हो रहा है? देखिए, बड़े तीखे सवाल अदालत पूछ रही है, क्योंकि जो जज है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने साफ साफ पहले तो जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनसे पूछा कि क्या आपने कभी फायरिंग की है? उन्होंने कहा नहीं। जज ने कहा मैंने 100 बार फायरिंग की है, पिस्टल को इतनी आसानी से अनलॉक नहीं किया जा सकता है। इस पर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि दो तरीके होते हैं पिस्टल को अनलॉक करने को, एक तो सेफ्टी कैच होता है और दूसरा स्लाइड करके किया जाता है। और जब हाथापाई हो रही थी नीलेश मोरे से, जो ऑफिसर घायल हुआ है, उसी दौरान वो पिस्टल जो है वो अनलॉक हुआ है और उस पे फायरिंग हुई है। जज ने कहा कि कोई भी हल्का फुल्का आदमी ये पिस्टल जो है इस तरीके से अनलॉक करके फायरिंग नहीं कर सकता, और भी वैसा शख्स जिसने कभी ट्रेनिंग न ली हो। लेकिन साथ में इसके भी ये बात भी कोर्ट ने कहा कि हम कोई शक पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप इनके जवाब दीजिए। आप पुलिस ऑफिसर्स के पास जाइए जो उस वक्त इस वैन में मौजूद थे, उनसे मिलिए और उनसे बात बताइए। जज ने यह भी कहा कि एक पुलिस ऑफिसर जिसने फायरिंग की है वो इसके पहले भी इनकाउंटर कर चुका है, वो इस तरीके के मुठभेड़ में शामिल रहा है, तो क्या उसे पता नहीं था कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाता है? क्योंकि जो इंस्टेंट रिएक्शन वाली बात है वो सरकार की तरफ से, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कही गई कि दो कांस्टेबल जब पीछे भाग गए और एक ऑफिसर को जब गोली लग गई थी, तो संजय शिंदे जो ऑफिसर सामने था, उन्हें जो समझ में आया उस वक्त जो इंस्टेंट रिएक्शन था वही किया उन्होंने। तो इस पर जज ने कहा कि ये ऑफिसर संजय शिंदे इसके पहले भी कई इनकाउंटर्स में शामिल रहे, तो क्या उन्हें ये इस बात का अंदाजा नहीं था? क्या उन्हें एसओपी पता नहीं था? क्या उन्हें इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता था कि उन्होंने सीधे सर में गोली मार दी? ये तमाम सवाल जो है वो कोर्ट में पूछे जा रहे हैं, जज पूछ रहे हैं। साथ ही हैंडवॉश के बारे में बार बार जज जो है वो कह रहे हैं कि क्या आपने अक्षय शिंदे का हैंडवॉश लिया है? फिंगरप्रिंट्स तो आपने लिए है, जो हथियार है उसके लिए, लेकिन क्या हैंडवॉश लिया है? उस पर सरकार की तरफ से, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि हाँ लिया गया है। इसके बाद जज ने कहा कि बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उनका हैंडवॉश लिया गया है क्या, जिसके बारे में अभी तक कुछ साफ साफ जवाब जो है वो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैंडवॉश क्या होता है, जरा व्यूअर्स के लिए बता दीजिए राजेश। साफ कर दूं कि जी हैंडवॉश क्या होता है? देखिए, जब कोई फायरिंग करता है तो कारतूस का जो फायर होता है तो उसका जो क्या बारूद
हाथ में लगा रह जाता है तो उस बारूद को आप हैंड वॉश के जरिए ये पता लगाते हैं कि क्या उस हाथ से, उन फिंगर से, उन उंगलियों से क्या कोई फायरिंग हुई है। वही हैंड वॉश जो है वो हासिल करने के लिए, वो लेने के लिए कोर्ट ने सरकार को कहा, पुलिस को कहा, जिसके बाद बताएगा कि अक्षय शिंदे का तो लिया गया है, बाकी ऑफिसर्स का लिया गया या नहीं लिया गया ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सौरभ, मैं यहां पर यह भी जोड़ दूं कि कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि हम इस पूरे घटनाक्रम पर कोई शक नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है, सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर गोली लगी है, सर पे गोली लगी है, जिस तरीके से चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में बताया कि इस तरफ गोली मारी गई और इस तरफ से गोली निकली है, और यही इसके बाद जजेस ने सवाल पूछना शुरू किया कि एसओपी आखिर होता क्या है। अगर कोई फायरिंग कर रहा है, अगर एक बुलेट उसने फायर किया तो बाकी के 3 ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, दूसरा बुलेट फायर करने के पहले आपने उसको ओवर पावर क्यों नहीं किया। ये तमाम सवाल हैं, उसके जवाब आपको देने होंगे। हैंड वॉश की रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है जो अगले हियरिंग में इन्हें देनी होगी। साथ ही किन किन वेपन्स को सीज किया गया है, पंचनामा हुआ है, ये सारे रिपोर्ट को कोर्ट ने मंगवाया है। अगली हियरिंग जब भी कोर्ट रखेगी तब ये सारी चीजें, ये सारे रिपोर्ट्स लेकर कोर्ट में हाजिर होना होगा चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। सौरभ जी, ये जितने सवाल अदालत ने पूछे गए, नॉर्मली भी ये सारी बातें हम लोग भी कल कर रहे थे तो ये इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही थी। आपने कहा अदालत ने कहा हम कोई शक पैदा नहीं करना चाहते। एक सवाल और था कि क्या अक्षय शिंदे के हाथ बंधे हुए थे, हथकड़ी उसको लगी हुई थी, इस पर भी शायद बताया गया है कि हथकड़ी पहले लगी थी, बाद में खोल दी गई। बिल्कुल, जो जवाब आया चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तरफ से, जो भी जवाब आ रहे हैं वो कोर्ट के गले नहीं उतर रहा है। हैंडकफ था तो फिर उसकी हथकड़ियां खोली क्यों गई। इसके जवाब में चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उसे प्यास लगा था, पानी देने के लिए जो है वो उसकी हथकड़ियां खोली गई थी, और उसके बाद ये पूरा वाकया जो है वो सामने आया है। लेकिन 2 बार जज ने ये कहा कि आप जो बातें बता रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन जज ने बाद में यह भी जोड़ा कि हम आपकी जो कार्रवाई उस पर शक पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्यादा जानकारी जुटाइए और क्या हुआ है वहां पर वो बात आप बताएं। जो याचिका है उसमें यह कहा गया है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है तलोजा जेल से लेकर जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, वहां के रोड सिग्नल्स के लेकर प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दुकान है, सबके सीसीटीवी प्रिजर्व किए जाए। सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह काम कर दिया गया है, प्रिजर्व करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन अभी जांच जो है वो सीआईडी कर रही है, स्टेट सीआईडी कर रही है। कोर्ट में बताया गया कि इस तरीके के जब भी कोई मुठभेड़ होता है तो उसमें जो नॉर्मल एसओपी है उसमें सीआईडी ही जांच करती है, और इस मामले में जांच जो है सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है। 2 एफआईआर दर्ज हुए उस इंसिडेंट के बाद। एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर अक्षय शिंदे पर दर्ज हुआ और दूसरा एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जो अक्षय शिंदे की मौत हुई है उसको लेकर एडीआर दर्ज हुआ, और दोनों की जांच इस वक्त स्टेट सीआईडी कर रही है। एसीपी लेवल के ऑफिसर हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो टाइमलाइन बताया गया सौरभ, वो मैं दर्शकों को बता दूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद वहां से जब जज ने पूछा कि किस हॉस्पिटल में ले जाया गया, कितनी दूर था वो हॉस्पिटल, क्या नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया कि 25 मिनट की दूरी पर कलवा हॉस्पिटल था और वहीं ले जाया गया। और 7:52 पर, यानी कि 6:15 जो हमें आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से बताया गया था कि 6:15 पर यह इंसिडेंट हुआ था, और 7:52 पर जब कोर्ट पहुंचा है अक्षय शिंदे तो उसे मृत घोषित वहां पर किया गया है। जज ने पूछा कि आसपास कोई हॉस्पिटल और दूसरा नहीं था जहां उसे ले जाया जा सकता था। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, उसे वहां ले जाया गया है। अगली सुबह यानी कि 4:52 पर एफआईआर पहली दर्ज हुई, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद फिर एडीआर दर्ज हुई। तो ये पूरी टाइमलाइन जो है वो बताई गई है कोर्ट में कि उस दिन क्या क्या हुआ, कौन से मामले में अक्षय शिंदे की पेशी हो रही थी। कोर्ट में बताया गया कि यह तीसरा एफआईआर था। पूर्व पत्नी ने दर्ज कराया था मामला, और ये एसआईटी इस मामले की जांच नहीं कर रही थी, क्योंकि बदलापुर में जो घिनौना कृत्य अक्षय शिंदे ने किया था उसकी जांच के लिए एसआईटी बनी थी। लेकिन ये जो मामला था वो पूर्व पत्नी के द्वारा दर्ज कराया गया था। ये एफआईआर जो है वो बोईसर पुलिस स्टेशन, बोईसर इलाका है थाने में, वहां पे दर्ज किया गया था। बाद में उस केस को बदलापुर ट्रांसफर किया गया, क्योंकि बदलापुर में यह इंसिडेंट हुआ था प्राकृतिक यौनाचार का, और उसके बाद इसी मामले की जांच के लिए तलोजा जेल से अक्षय शिंदे को क्राइम ब्रांच लाया जा रहा था। सौरभ, बहुत शुक्रिया राजेश आपका। अदालत में जो कुछ हुआ राजेश ने आपको बताया।
सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं इस एनकाउंटर पर। परिवार कह रहा है ये एनकाउंटर नहीं मर्डर है, विपक्ष भी कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच बैठा दी गई, सीआईडी इस एनकाउंटर की जांच कर रही है। ये तो था अभी इस जो अदालत में हुआ, जो परिवार ने कहा वो सब हमने आपको बताया। अब इस पर जो क्रेडिट लिया जा रहा है उसकी खबर मैं आपको बता देता हूं। ये एनकाउंटर हुआ उसके बाद, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा रोष था स्थानीय लोगों में बदलापुर में, थाने के इलाके के अंदर, तो अब वहीं पर उसी इलाकों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, अखबारों में इश्तिहार दिए गए। जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटो लगी हुई है और बदलापुर की जगह लिखा गया बदलापुरा, बदलापुरा हो गया, ये लिखा गया है। तो यहां होम, और देखिए हाथ में पिस्तौल थमा दी गई देवेंद्र फडणवीस के। तो इस तरीके से जो है कई चाहने वाले ये भी करने में लगे हुए हैं। हाँ, मशीन गन भी है एक हाथ में। वो खैर वो उनकी रियल पिक्चर है शायद, नहीं वो अभी पुलिस मुख्यालय में वो एग्जीबिशन कर रहे थे, उस समय का है वो कार्यक्रम में गए थे। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट दिया जा रहा है क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, दूसरी ओर जो गृह मंत्री हैं, माफ कीजिएगा जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको लेकर के अखबार में इश्तिहार दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त पुलिस वाले वसूली करते थे। संजय वाजे की वहां पर तस्वीर लगाई गई है, वो वसूली करते थे पुलिस वाले। आज पुलिस वाले जो है आरोपी को एनकाउंटर में मारते हैं। तो ये क्रेडिट की एक जंग वो भी आपको दिखाई दे रही है। एनकाउंटर पर कल हमने बहुत बात की थी समीर जी, हाईकोर्ट ने बड़े सीधे सीधे सवाल पूछे कि बताइए, और ये कहा गले नहीं उतरता जो कुछ आप बता रहे हैं पुलिस वाले। देखिए अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गर्मा गई है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से सरकार में कल एकनाथ शिंदे का बयान आया, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, अजित पवार का बयान आया और उन्होंने इसको जायज ठहराया था। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर आज अखबारों में छापे गए और जगह जगह लगाए, मुझे लग रहा है इससे राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए था। ये इस तरह से मतलब महिमा मंडन कर देना कि भाई देवेंद्र फडणवीस के आप में आप पिस्तौल दिखा रहे हो, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे जिस तरीके से उनके पोस्टर लगाए गए। देखिए अब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आज जो टिप्पणी की है या जो प्रश्न, तीखे प्रश्न पूछे हैं पुलिस से, मुझे लग रहा है विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है। अक्षत के पिता ने हाईकोर्ट में कहा है कि भाई अभी सीआईडी जांच कर रही है, इसके लिए एसआईटी गठित की जाए। और मुंबई की एक एनजीओ जो मानव अधिकार के लिए काम करती है, वह आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि उन्हें एनकाउंटर असली था या फर्जी ये अलग बात है, लेकिन इसका लाभ किसको होगा वो तो सीधे सीधे दिख रहा है। लाभ लेने की कोशिश है तो निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से बदलापुर में इसको लेकर बवाल मचा था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसको लेकर जिस तरीके से पब्लिक सेंटीमेंट बहुत आक्रोशित हुए थे और जिस तरीके से बयान आए थे लगातार कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, मुझे लग रहा है उस पब्लिक सेंटीमेंट को शांत करने के लिए ये उपाय ढूंढा गया होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पूछे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ये कह देना कि ये पूरी तरीके से फर्जी था, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम मंशा पे प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन प्रश्न है कि एक 4 पुलिस वाले हैं वहां पर, एक निहत्थे व्यक्ति को जो कोई बहुत खूंखार अपराधी नहीं रहा, जो पहले गोली चलाने का आदि नहीं रहा, जिसने कई हत्याएं नहीं की पहले, वो कैसे गोली चला सकता है और पुलिस को मतलब कह रहे हैं कि लेदर केस के अंदर पिस्तौल होती है, उसने पिस्तौल निकाल ली, अनलॉक भी कर ली, फायर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया 4 पुलिस वालों। देखिए ये असंभव नहीं है, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हो ही नहीं सकता। देखिए आदमी हो सकता है कि उसे छिनाओ, हो सकता है नहीं भी छिनाओ, इसमें जांच होगी। अब जब कह रहे हैं कि एसआईटी गठित, आज देवेंद्र फडणवीस भी शायद बयान देने वाले इस मामले को लेकर, हो सकता है राज्य सरकार इस मामले के लिए एसआईटी का गठन कर दे। फिलहाल ये मामला सीआईडी के पास है। अभी हाईकोर्ट ने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब आने वाला है, पुलिसों के बयान दर्ज होंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट दर्ज होगी, सारी रिपोर्ट आएगी, वहां से सीसीटीवी कैमरे देखे जाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी में पर्दे लगे हुए थे, तो वो पर्दे अगर कवर होंगे तो अंदर क्या हुआ होगा उस वेन के अंदर, ये सामने नहीं आएगा। नेताओं को तो पब्लिक सेंटिमेंट से मतलब है, गलत से अदालत देखेगी। पब्लिक सेंटिमेंट किस तरफ है त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ये कहने में जरा संकोच नहीं है कि वो दुष्कर्मी था और मारा गया तो उसके पक्ष में किसी तरह की संवेदना होगी, मुझे नहीं लगता पब्लिक सेंटिमेंट की अगर बात करें तो, क्योंकि यही पब्लिक थी, स्टेशन घेर लिया था, 7 से 8 घंटे ट्रैक पूरी तरह से रोक लिया था। क्यों रोका था? क्योंकि ये बच्ची थी छोटी जिसके साथ ये दुष्कर्म किया था उसने, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री गए, उनको लगभग भीड़ ने एक तरह से कहें जो अपमानित करने की कोशिश की वो किया। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा था। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो न्यायालय कह रहा है ठीक बात है, मंशा पे सवाल उठाया, नहीं कहा कि गलती से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चलती हुई गाड़ी में कितना भी बड़ा निशानेबाज हो, पैर पे निशाना लगा देगा, ये तो मैं भी मान नहीं सकता। मैंने तो गोली नहीं चलाई है बहुत, लेकिन चलते हुए तो बहुत देखी, फायरिंग करते हुए पुलिस वाले भी। अक्सर जब लाइव कभी कभी एनकाउंटर दिखता है
तो उसके भी वीडियो हम लोगों ने देखे। जो हम लोग इसको देखते हैं कि जो ट्रेनिंग में कितना भी एक्सपर्ट हो उसका भी निशाना 10 में 10 लगे हर बार, ये संभव नहीं है। चलती हुई गाड़ी में गोली सर पे नहीं लगे, पैर ही पे लगे, ये कैसे हो सकता है? आप ये कह सकते हैं कि वो छीन ही नहीं सकता, तो क्या हम ये नहीं देखते हैं कि जो गोली चलाना नहीं जानते उनके हाथ में पिस्तौल आ जाए तो पिस्तौल चल जाए तो कोई न कोई मरेगा? मुझे लगता है कई तरह के सवाल हैं और न्यायालय अच्छा है इस मामले में ये सारे सवाल खड़े करे। न्यायालय का काम है, न्याय होता रहे। भारत में न्याय इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ऊपर दर्जे का है, इतना मतलब दुष्कर्मी है उसके लिए भी इतना ज्यादा न्यायालय देख रहा है कि कानून की पूरी व्यवस्था फॉलो हुई कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। लेकिन ये अच्छा है, इससे जनता में भरोसा बनेगा। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है तो न्याय भरोसा बनेगा इससे जनता में, अगर कुछ निकला तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर न्यायालय कह रहा है कि हम जांच करेंगे तो इसमें क्या दिक्कत? ठीक है, ये तो अच्छी बात है। भरोसा, जो पोस्टरों में क्रेडिट लिया जा रहा है, नहीं क्रेडिट तो लेंगे ही, राजनीतिक तौर पर बिल्कुल क्रेडिट लेंगे। आखिर अभी यही पोस्टर होता तो क्या आप रोक लेते? क्या अगर पूरी भीड़ लगी हुई और दुष्कर्मी बाहर घूम रहा है, पकड़ा नहीं गया, ये लगता और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला होता? पोस्टर जब पकड़ लिया था, मारने पे पोस्टर क्यों? तो लेकिन मैं यही तो कर रहा हूं, ये तो लोग लगाते हैं ना। आपने पब्लिक सेंटिमेंट, ये जितनी बातें मैंने की है पब्लिक सेंटिमेंट के लिहाज से की है। पब्लिक सेंटिमेंट उसको एक क्षण भी जीवित देखने के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह तरीका नहीं हो सकता है। तरीका न्यायालय करेगा, या पुलिस अगर कहीं ऐसी स्थिति में फंसेगी तो उसी को गोली चलाने का अधिकार है। जनता ये न्याय नहीं करती, न्याय न्यायालय करेगा, कानूनी प्रक्रिया से होगा। कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सर, मतलब शर्मनाक है। मैं तो हमेशा ही वैसे एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन ये मामला आ गया। खैर, इसको ये कहना कि वो सही हुआ था गलत हुआ था, ये तो जांच करेगी। हम लोग तो जांच करने वाले लोग नहीं है, एसआईटी वाले लोग जो करेंगे जांच करेंगे। शर्मनाक क्यों है? मैं इस बात को लेकर कि यदि आप कहते हैं कि कोई अपराधी है उसको आप एनकाउंटर में मार देंगे, ये ठीक है, जनता का सेंटिमेंट है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी के लिए कह रहा हूँ, यदि आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप लोग तो कह रहे थे फांसी की सजा दी जाए और अब एनकाउंटर में मर गया तो क्या बात है। तो ये तरीका, ये कानून, ये मतलब क्या कंगारू कोर्ट्स चल रहे हैं देश में? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, अदालतें हैं। महाराष्ट्र में भी हाई कोर्ट है, देश भर में हाई कोर्ट। फिर तो बंद ही कर दीजिए ना। देवेंद्र जी कोई बदलापुर के लिए बना दीजिए, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब कुछ वही तय कर देंगे। मैं अभी देख रहा था एनकाउंटर्स को लेकर 2014 में महाराष्ट्र के लेकर है, PUCL का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, जिसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला किया और NHRC का भी बड़ा फैसला। उसमें 16 गाइडलाइंस है जो स्पेसिफिक दी गई है, और वो केस ही खासतौर से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, क्योंकि 2000 से 2017, मतलब ये सरकारों का कोई मतलब नहीं है इसमें कि कौन सी सरकार है कौन सी सरकार नहीं है। उसमें 1700 फेक एनकाउंटर्स हुए, 1700 फेक एनकाउंटर्स हुए। इसका मतलब वो जांच वाले हैं फेक एनकाउंटर्स, जिनकी जांच के बाद ही पाया गया। जो 16 गाइडलाइंस दिए, मैं उनको पढ़ रहा था तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 4 गाइडलाइंस को भी इसमें यूज किया गया। SOP उसमें लिखा गया कि SOP क्या होता है, ठीक है, उन SOPs को यूज नहीं किया गया। और फिर आप किसी को, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो कोई क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल मतलब गुंडे होते हैं जो दिन भर पिस्तौल चलाते, वो कुछ कर सकता है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, जिसको पिस्तौल चलानी नहीं आती वो तो पैर पर गोली मारता है, और जिसको पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग है वो सिर पर गोली मारता है। नहीं, सिर पर गोली मारना, मैं कह रहा हूं इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और अभी हम पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस पर बहस, मैं इस पर नहीं आप जाता। यहाँ तक जाएंगे कहने में कि हाँ ये फेक एनकाउंटर लगता है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जांच होगी तब होगा। मैं क्यों कहूँगा कि, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो कोई एनकाउंटर्स पर एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं उस वहाँ पर मौजूद भी नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, और आप हाईकोर्ट जो जिस तरह से सवाल किया है, उन सवालों को आप गंभीर नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वो हाईकोर्ट से भी ज़्यादा गंभीर मैं मानता हूँ। आपको पता है जो एनकाउंटर्स है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट बाय नेचर इसके फेवर में नहीं है। जो आर्टिकल हमारा है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, उसके खिलाफ एनकाउंटर्स को मानता है। और उसमें 16 गाइडलाइंस में सबसे बड़ी बात कही है कि ऐसा कभी ना हो कि उसको मार दिया जाए। समझे? पहली की पहली जो गाइडलाइन है, SOP है, उसमें राइट टू इंजरी और राइट टू किल है पुलिस के पास, लेकिन उनका इससे हमेशा बचना चाहिए। तो क्या वो 16 गाइडलाइंस हैं जो पुलिस ने देखी थी कि नहीं देखी थी? ठीक,
एनकाउंटर हुआ सर, गलत सही गलत देख रहा है। उसके बाद होम मिनिस्टर कहते हैं कि जो लोग आज विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत हुआ है, वो लोग मांग रहे थे फांसी की सजा। जी, जैसे ये है ना कि एनकाउंटर किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, वैसे समाज में दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए, लूट नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, सब बहुत ठीक से रहना चाहिए। लेकिन अपराधों के लिए कानून बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, ये कंगारू कोर्ट पे मत जाइए। लेकिन आप सजा देने के अधिकारी हम नहीं कैसे कह सकते हैं? हम में से कोई भी क्या ये कहने की स्थिति? मैं कह रहा हूं, इसमें अपनी टिप्पणी में कहा और असली की बात ही नहीं है। एनकाउंटर में गोली मारना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाता, सिर में गोली मारना नहीं। मैं वही कह रहा हूं, सिर में गोली मारी या लग गई, ये दोनों का फर्क होगा ना। होम मिनिस्टर कहे कि नहीं, आप मांग कर रहे थे कि और अगर हम ये मान रहे हैं कि वो मार ही रहे हैं सबको, तब तो गलत है। आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट दोनों तरफ के स्ट्रांग होते हैं इस मामले में, ये ध्यान रखिए। इसमें देखिए, अभी तक देखिए हाई कोर्ट या कोर्ट की भूमिका होती है कि एक एक संबंधित सवाल पूछे। हम लोग पहले ना कोर्ट की प्रोसीडिंग की इस प्रकार से रिपोर्टिंग नहीं करते थे। अब नया दौर है, कोर्ट लाइव करता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है। वो जो कुछ भी जज पूछ रहे हैं वो फाइनल वर्डिक्ट में आए आवश्यक नहीं होता है। जैसे समीर जी ने कहा, अभी उस पर दूसरे का उत्तर आएगा, फोरेंसिक जांच होगी, रिपोर्ट होगी, तब आएगा। पहली बात तो ये होती है कि कोर्ट में जज साहब की भूमिका है कि उसके जितने प्रश्न हो सकते हैं वो सारे प्रश्न पूछें और पूरे निष्ठुरता से पूछें। इस भूमिका में कोई भी जज पहले सवाल करते हैं, न्याय होता दिखे। हाँ, इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग होते हुए उसको फैसला मान लेना, उसके अनुसार अपना मन बनाना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पब्लिक वोटिंग की बात सेकंड सर, पहले देखिए ऐसा है, सब लोगों ने बोला इसलिए इसको ठीक से इशू उठाया तो इसको ठीक से प्रस्तुत करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि इसमें विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उसमें भी दम नजर आता है। पब्लिक सेंटीमेंट की जो बात है वो भी ताकतवर है, और साथ ही साथ जो कुछ भी सरकार कह रही है वो भी उसका एक पॉलिटिकल पोस्टर है। जो कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल मार दिया, फिर ये कह रहे हैं भाई कोई ये टेररिस्ट नहीं था। लोगों का गुस्सा उस समय था। अब इस केस में जो पहले संदेह की सुई उड़ी कि इसकी पत्नी अचानक से आकर के इस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रही है, पूर्व पत्नी, तो क्या इसके पीछे कुछ दूसरे लोग हैं जो इस केस आने के बाद और उसके लिए पुलिस जांच करने जा रही है? क्या जो कुछ वो स्कूल में हो रहा था उस स्कूल में अकेले आदमी था या उसके पीछे वहां के लोग भी थे? तो इसलिए इसको सजा मिले, इसको परेशानी हो, उसके लिए क्या दूसरे लोग भी उसमें लगे हुए थे? सारे क्वेश्चन इसमें उठ रहे थे। तो इसलिए जब क्वेश्चन उठते हैं तो अनेक प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। कोई आदमी बलात्कारी है नहीं है, इसका फैसला न्यायालय करेगा। और मैं इसको एकदम स्वीकार नहीं करता हूं कि स्कूल में लंबे समय से अगर किसी की वीडियोग्राफी हो रही है, लड़कियों की परेशानी हो रही है, तो केवल एक सफाई कर्मचारी और छोटे कर्मचारी की उसमें केवल भूमिका होगी। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसमें अनेक प्रश्न उभरते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होता, जो सवाल उभरे हैं, मतलब उसकी पत्नी कहां से आ गई अचानक? पहले खबर आई कि वो सुसाइड करना चाहता सारी बातें एनकाउंटर पे सवाल खड़े करते हैं, सवाल खड़ी करती है। लेकिन सुनिए, लेकिन ये भी है कि ये कहने का ये अर्थ नहीं है कि हम उसको दोष मुक्त कर रहे हैं। एक ये भी अर्थ नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पुलिस के जो नेताओं पर तो बताया ना सर, वो भी बोल देता हूं, पोस्टर छप रहे हैं। पुलिस की जो थ्योरी है उसमें संदेह पैदा होता है। पुलिस की थ्योरी जो संदेह में उत्पन्न हो रहा है वो संजय शिंदे के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसने गोली मारी, जिसकी गोली से मारा गया, उत्पन्न हो रहा है। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल उनका कैरियर है। बैठा हुआ था वो संजय शिंदे का कैरियर जो पुलिस के अंदर रहा है बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। वो प्रदीप शर्मा के साथ एनकाउंटर टीम में रहे। 2008-9 में उन्होंने एक हत्या के आरोप नहीं, ये नहीं था, ये प्रदीप शर्मा जो था उसके टीम में जरूर रहा। 2008-9 में इन्होंने एक हत्या के आरोपी को छुड़वा दिया था, उसमें संजय शिंदे सस्पेंड हो गए थे पुलिस से। 2014 में इसकी बहाली हुई थी और इससे तमाम तरह के पूरे केस भी इसके ऊपर संजय शिंदे पे चल रहे थे। और जो बदलापुर का जो बच्चियों के यौन शोषण का मामला है उसमें जो एसआईटी गठित हुई थी, उस एसआईटी की जांच में भी संजय शिंदे शामिल था। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये कहना है कि संजय शिंदे ने गोली कैसे मार दी, संजय शिंदे का इतिहास कैसे रहा है, इसलिए हमें इसके ऊपर शक है और इसकी हम जांच कराना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि वो संजय शिंदे की बड़ी भूमिका, हालांकि संजय शिंदे भी घायल हुआ है और उसके अंदर नीलेश मोरे जो ऐसा है वो भी घायल हुए हैं। अब पूरी जांच होगी इसके अंदर। अब देखते हैं एसआईटी गठित होती है कि नहीं, या सीआईडी जांच करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, हाई कोर्ट में आता है तो सीबीआई को जाता है। अभी तो ये मामला का पक्ष है, फिलहाल सरकार अपना पक्ष रखेगी। अभी मुझे लग रहा है सरकार इस मामले को देखेगी। जिस तरीके से मामला पूरा बढ़ गया है और जिस तरीके से चुनाव का समय
में सरकार अपना पक्ष रखेगी। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम नहीं, यही नहीं, है कि नहीं, अगर सुनिए, अगर अगर ऐसा है इनको कि नागपुर के हैं, इनको याद होना चाहिए। सुनिए, महाराष्ट्र में ऐसे अनेक केस हुए हैं जब बलात्कारी को कोर्ट में घुस करके यादव को वहां की महिलाओं ने निकाल के और कोर्ट में हत्या कर दी है। महाराष्ट्र को आप नॉर्मल प्रदेश मत मानिए, हम लोगों के सामने ये हुई है और एकदम घुसी है, नारा लगाते लोग घुसे हैं और ये भी किए हैं, वो भी गलत है। महाराष्ट्र जो है अब जनता तो हर मामले में मांग कर सकती है। एक लाइन एक लाइन में जोड़ देता हूं शुरू में इसमें, कहा- ये दो चीजें अलग अलग है। आप इस केस को, मतलब हम लोग इस केस को डिरेल कर रहे हैं। यदि ये कह रहे हैं कि वो दोषी था कि नहीं, इसमें इशू है ही नहीं कि वो दोषी था कि नहीं, वो दोषी होगा, बलात्कारी होगा, मैं इसमें जा ही नहीं रहा, लेकिन उसकी सजा आप एनकाउंटर करके नहीं दे सकते। आप बात ये है, एनकाउंटर हम पर एनकाउंटर पर सवाल कर रहे हैं। दिक्कत है कि उसके आप दोषी होने पर नहीं कर रहे, एनकाउंटर वो बलात्कारी नहीं, है, तो आप आप गोली मार देंगे एनकाउंटर पर इसको। हमेशा इस पर क्वेश्चन सवाल उठाते है। हैं। इस पर देखिए, सवाल ये हवालात में हत्या है, ये नॉर्मल एनकाउंटर का और केस नहीं है, कस्टडी कोर्ट देते ने तो हैं। उसको कहा ही नहीं है एनकाउंटर। हाँ, एक लाइन आप बोल रहे कुछ। मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए हम लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस ने उठाया और मार दिया तब तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, लेकिन क्या हम में से कोई ये गारंटी ले सकता है? नहीं लेने की स्थिति में है ना। हाईकोर्ट ने मोटे तौर पर ऐसे ही कहा। नहीं, अगर ऐसे हाईकोर्ट ही कहा हाईकोर्ट भी हाईकोर्ट ने। कह रहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट के सारे मैंने जो पहली टिप्पणी में कहा, न्याय का मतलब ही वो न्यायालय है भाई, न्याय होता हुआ दिखे। और मैं फिर कह रहा हूं, इससे भरोसा बढ़ेगा। आप पुलिस ने अगर एनकाउंटर किया, उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, अगर हाईकोर्ट ये सवाल पूछ रहा है तो पूछने दीजिए ना। अगर पुलिस वालों ने गड़बड़ किया होगा तो उनको उसकी सजा मिलेगी, और बिल्कुल कोई एनकाउंटर ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि पुलिस के ऊपर गोली लग भी जाए, वो गोली नहीं चलाएगी, हम पता नहीं किस आदर्श लोक में रहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं इस पर आपत्ति कर रहा हूं कि एक अपराधी को केवल ये कारण जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप फांसी की सजा कर रहे थे और उसको मार दिया तो क्या हो गया, मैं इस पर ये सवाल जो गंभीर सवाल ये है, ठीक है, ये सवाल गंभीर है। नेता इस तरह की बात कर रहा है, ये सवाल तो गंभीर political है। नेता और ढेर कोई सारी भी ऐसी बात कर रहे हैं। बलात्कारी नहीं, जब अपराधी- विपक्ष कह रहा मैं है। 1 मिनट बता रहा हूं, पॉलिटिकल नेता विपक्ष रात वो के होम अंधेरे मिनिस्टर में है। आधी, अरे होम मिनिस्टर छोड़िए ना सर, मैं बता रहा हूं ना, याद कराता हूं आपको, आधी रात को जाके आतंकवादी की रिहाई के लिए देश के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बयान दे देते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि इस मसले को हम कई इसमें मसले उसको एक साथ ना जोड़ें। जी, ठीक। न्यायालय ने इनकाउंटर पर टिप्पणी की है, उसकी जांच होनी चाहिए, गलत हो तो उसको सजा मिले, लेकिन हर बार ये कह देना कि हर एनकाउंटर गलत होता है और न्यायालय कह देगा तो हम लोग यही इसको बिल्कुल condemn नहीं। करेंगे। इनकाउंटरों ये का भी सच आना चाहिए हर जांच में। बार